चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में तीन आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं और लिखेंगे प्रश्न। देखिएगा इसमें प्रश्न जो लिखा है, चित्र में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में चित्र में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में तीन आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या दर्शाया गया। आपको चित्र बना के हम दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपका एक लाइन है, यहाँ पर आपको ये प्लेट है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर एक नीचे प्लेट है जिस पर निगेटिव चार्ज है। और ये हम एक बीच से लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर इसी चित्र में दिखाया गया है कि ये वाला x अक्ष है, आपका क्षैतिज अक्ष है, ये वाला ऊर्ध्वाधर अक्ष है, y अक्ष है। और यहाँ पर तीन आवेश जो जाते हुए दिखाई दिए गए हैं, वो पहला आवेश जो जाते हुए दिखाई दिया गया वो आवेश 1 यहाँ पे बना हुआ है, आप इसको 1 ले सकते हैं। दूसरा चार्ज जो जाते हुए दिखाई दिया है उसका ये है आपका, वो आपका Q2 है। एक तीसरा चार्ज जो आपको दिखाई दिया है वो यहाँ बाहर दिखाई दिया है, और वो है तीसरा चार्ज ये, आप देख लीजिए। तो इस तरह से आपके तीन चार्ज हैं, तीन आवेशित कण, 1 2 3, तीन आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में दिखाए गए हैं। ऊपर की प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, नीचे की प्लेट क्या है, निगेटिव चार्ज है। और ये आप जानते हैं कि दो प्लेटें हैं, तो पॉजिटिव से लेकर निगेटिव की ओर आपको क्या होगा कि इसमें वैद्युत क्षेत्र है। अब आप इसमें देखिएगा प्रश्न जो पूछा गया, तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। व्हाट विल बी द साइन ऑफ these थ्री चार्जेस। तो आप जानते हैं कि हम इसका साइन क्या लिखेंगे। आप देखिए ऊपर जो आपका दिया गया है, ऊपर आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये दोनों कण जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर गए हैं, तो निश्चित ही जो आपका कण एक और दो दोनों क्या है, निगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि वो किसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। उन पे बल किधर लग गया है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव प्लेट ने उन्हें क्या कर लिया है, आकर्षित कर लिया है। तीसरा आप चार्ज देखिए, तीसरा चार्ज क्या होगा, तीसरे की प्रकृति होगी, तीसरे वाला है पॉजिटिव, तीसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये किस प्लेट की तरफ आकर्षित हुआ है, निगेटिव प्लेट की तरफ। तो इसका चार्ज क्या माना जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता होगा कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाली प्लेट निगेटिव है, तो निश्चित ही तीसरे पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए इधर आकर्षित हुआ है। इन दोनों पर माइनस चार्ज होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित हुए हैं। अब आगे हम देखते हैं, इनमें से किस कण का आवेश सहति का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं Q/M, यानी आवेश द्रव्यमान अनुपात अधिक होगा। इसमें से कह रहा है इनमें से जो आपका ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, इनमें से किस चार्ज का आवेश द्रव्यमान अनुपात सबसे अधिक होगा, ये सवाल में पूछा गया है। अब आप ये बताइए, नॉर्मल ऐसे देखकर तो आप किसी को बता नहीं सकते कि Q/M किसका ज्यादा होगा, क्योंकि ना तो हमें किसी का द्रव्यमान पता है और ना तो हमें किसी का चार्ज पता है। लेकिन एक चीज जो हमें पता है वो हम ये बता सकते हैं कि आप ये देख लीजिए, जो पथ का विस्थापन है, ये पता है कि तीसरे कण का विस्थापन, तीसरे कण के पथ में जो ऊर्ध्व विस्थापन होता है वो सबसे ज्यादा है, और इन दोनों कण में जो ऊर्ध्व विस्थापन है ऊर्ध्वाधर दिशा में, इन दोनों में क्या है, कम है। तीसरा कण देख लीजिए प्लेट से भी बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें बताना Q/M का अनुपात है, लेकिन ना तो इस यहाँ पर Q का मान दिया है ना M का मान दिया है, तो हमें Q/M तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो मान दिया गया है उसी से Q/M में कुछ संबंध स्थापित करना होगा, तभी हम Q/M का अनुपात बता पाएंगे कि पहले के लिए Q/M का अनुपात अधिक है, कि दूसरे चार्ज के लिए Q/M का अनुपात अधिक है, कि तीसरे के लिए Q/M का अनुपात अधिक है। इसके लिए हमें जो मान दिया गया, हमें मान क्या दिया है, हमें यहाँ पर इन लोगों का विस्थापन दिया है। तो क्या हम कोई ऐसा फार्मूला बना सकते हैं जिसमें Q/M इन कणों के विस्थापन से संबंधित हो। इसके लिए आप ये देखिए, हमें यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा। हम यहाँ लिखते हैं कि माना तीनों कण
वैद्युत क्षेत्र में टी समय के लिए रहते हैं, टी समय के लिए रहते हैं। अगर ये टी समय के लिए रहते हैं तो आप ये बताइए, माना तीनों कण वैद्युत क्षेत्र में टी समय के लिए रहते हैं और इस टी समय में कणों पर बल इस टी समय में, ऐसा मान लेते हैं कि इस टी समय में आवेश Q और द्रव्यमान m वाले कण पर जो बल लगेगा वो बल क्या होगा। आप जानते हैं कोई भी चार्ज जिसका मान Q है, अगर वो वैद्युत क्षेत्र E में गति कर रहा है तो उस पर जो बल लगता है उसका मान होता है F बराबर Q इंटू E। और यदि किसी चार्ज पर बल लगेगा तो आप देख रहे हैं कि इन चार्जों पर, ये चार्ज 1 2 3 तीनों चार्ज इसमें गति कर रहे हैं, तीनों पर बल लगा तो तीनों क्या हो गए, विस्थापित हो गए। अच्छा, ये जब बल लगता है तो आप जानते हैं त्वरण उत्पन्न होता है, और यदि इन पर बल लगा है तो इनमें त्वरण उत्पन्न हुआ होगा। तो आप इस बल को m इंटू ए के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि इनमें से ये जो चार्ज Q है उसका द्रव्यमान m होगा तो उसमें त्वरण a भी उत्पन्न होगा। तो ये जो आपका बल लगा था F बराबर Q इंटू E, यही परिवर्तित हो जाएगा m इंटू ए में। यहाँ से आप देखिए a बराबर QE बाई एम, यहां से उस चार्ज का जो त्वरण आ जाएगा a बराबर QE बाई एम आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि हम यहाँ इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको Q बाई एम का अनुपात चाहिए कि चार्ज 1 के लिए, चार्ज 2 के लिए, चार्ज 3 के लिए, इन तीनों में से किसके लिए Q बाई एम का मान अधिक होगा। हमने कहा Q बाई एम का मान सवाल में कुछ दिया ही नहीं है, तो आपको Q बाई एम को किससे संबंधित करना है, इनके विस्थापन से। तो चलिए विस्थापन निकालते हैं। ऊर्ध्व दिशा में तीनों का विस्थापन हो रहा है, किसी का अपवर्ड हो रहा है, किसी का डाउनवर्ड हो रहा है, किसी का ऊपरमुखी है, किसी का अधोमुखी है। इंग्लिश में बोलेंगे तो अपवर्ड, और हिंदी में बोलेंगे तो ऊपरीमुखी, और इंग्लिश में बोलेंगे तो डाउनवर्ड, और हिंदी में बोलेंगे तो इसी को अधोमुखी बोलते हैं। तो आप देखिए आपके पास एक फार्मूला होगा y बराबर ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर का। आप जानते हैं कि ये प्रारंभ में कणों का जो प्रारंभ में ऊर्ध्व दिशा में वेग है वो क्या है, 0 है, क्योंकि पहले कण किधर जा रहे थे, क्षैतिज में जा रहे थे। जब पहले कण क्षैतिज दिशा में जा रहे थे तो ऊर्ध्व दिशा में तो कोई कण जा ही नहीं रहा था। तो जब कण ऊर्ध्व दिशा में नहीं जा रहे थे तो जो ऊर्ध्व वेग होगा वो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो आरंभिक ऊर्ध्व वेग क्या होगा, ये 0 हो गया, इंटू टी, ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हाफ। इसमें एक्सेलरेशन का मान कितना है, QE बाई एम। अच्छा, यहाँ त्वरण जो है ऊर्ध्व दिशा में क्यों आएगा, क्योंकि कणों का विस्थापन बल किस दिशा में लग रहे हैं, बल जो है ऊर्ध्व दिशा में ही लग रहे हैं, इसीलिए कण जो है ऊर्ध्व दिशा में विस्थापित हुए हैं। तो यहाँ का जो त्वरण होगा ऊर्ध्व दिशा का ही होगा। तो यहाँ जो त्वरण का मान हम रख देते हैं यहाँ पर QE बाई एम, ये हो जाएगा QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अब आपका जो फार्मूला बन के आ गया, जो फार्मूला ये बताओ इसमें दिख रहा है, अभी ये बताओ यहाँ दिख रहा है कि नीचे, यहां तक दिख रहा है। y इज इक्वल टू, ये आपका बन के आ जाएगा हाफ QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर। आप देख लीजिए किसी भी चार्ज के लिए E की वैल्यू, T की वैल्यू और E की वैल्यू, T की वैल्यू और हाफ की वैल्यू क्या समान होगी, क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट है। E वैद्युत क्षेत्र तीनों आवेशों पर उतना ही लग जाएगा। T हमने समय मान लिया है कि माना तीनों आवेश जो है T समय के लिए रहते हैं, तो हम इसको कांस्टेंट ले सकते हैं। हाफ के अलावा आपका E इंटू टी, ये तीनों क्या मान लिया जाएगा, ये तीनों कांस्टेंट मान लिया जाएगा। जब ये तीनों कांस्टेंट मान लिया जाएगा तो आप देखिए विस्थापन जो है अनुक्रमानुपाती हो जाता है, किसके, Q बाई एम के। आपका विस्थापन जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q बाई एम के। आप देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये इसकी वैल्यू जो है नीचे आ रही तो आपको दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं जो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि हाफ कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। E कांस्टेंट इसलिए क्योंकि तीनों आवेशों पर उतना ही वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, तीनों आवेश T समय के लिए वैद्युत क्षेत्र में रुकते हैं। हाफ भी कांस्टेंट है तो y अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q बाई एम के। अब आपके पास एक रिलेशन आ गया है कि जो ऊर्ध्व विस्थापन है वो Q बाई एम के अनुक्रमानुपाती है। अब देख लीजिए कि इन तीनों कणों में किसका ऊर्ध्व विस्थापन अधिक है। आप देख लीजिए ऊर्ध्व दिशा में सबसे अधिक जो विस्थापन हुआ है वो Q3 का हुआ है, तीसरे चार्ज का। तो तीसरे आवेश का यदि ऊर्ध्व विस्थापन अधिक है तो यदि y का मान तीसरे चार्ज के लिए अधिक है तो Q बाई एम का मान भी तीसरे चार्ज के लिए क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि Q बाई एम क्या है, अनुक्रमानुपाती है किसके, y के। आप इसको उल्टा नहीं समझिएगा, अगर हम केवल Q को देखें
तो वाई क्यू के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन यम के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन जब हम दोनों को एक साथ देखते हैं क्यू बाई यम, तो ये एक संख्या बन जाती है, और क्यू बाई यम जब ये पूरा एक पद बन जाएगा तो क्यू बाई यम अनुक्रमानुपाती है वाई के। तो इसलिए आप देखिए कि तीसरे कण का ऊर्ध्व विस्थापन अधिक है, इसलिए तीसरे के लिए क्यू बाई यम का मान क्या होगा, अधिक होगा। ओके, धन्यवाद।